हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं प्रियंका और आज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एंडोमेट्रियल बायोप्सी के बारे में कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, ना ही मैंने कोई डॉक्टरी की पढ़ाई करी है, ना ही मेरे पास कोई डिग्री है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे बना रही हूँ। तो ये एंडोमेट्रियम और एंडोमेट्रियल बायोप्सी होता क्या है। एंडोमेट्रियम का मतलब हमारे गर्भाशय के अंदर की एक परत का नाम होता है, और जो एंडोमेट्रियल बायोप्सी होती है वो हमारे जांच की नाम होती है। ये एंडोमेट्रियल बायोप्सी होता किस किस का है, तो जैसे डॉक्टर अलग अलग पेशेंटों को अलग अलग वेज पे लिखते हैं। जैसे जिनको इनफर्टिलिटी है तो उन्हें भी लिखते हैं ये, और जिनको कैंसर से रिलेटेड गर्भाशय में जैसे बात होती है या उन्हें कुछ ईचिंग वगैरह हो रही होती है तो इसलिए भी ये जांच लिखते हैं। जिनकी प्रजनन क्षमता कम होती है इनको भी लिखते हैं, या जिनके बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है पीरियड्स में, या जिनको ब्लीडिंग नहीं भी हो रही होती है, मतलब बहुत से कारणों से ये जांच डॉक्टर आपको लिखते हैं। तो ये जांच मेरी क्यों हुई थी, मेरी सिर्फ और सिर्फ इनफर्टिलिटी की वजह से ये जांच हुई थी। और ये जांच जो है मेरी लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में क्वीन मैरी अस्पताल में हुई थी। तो ये जांच मेरी, जब मैं अपना इनफर्टिलिटी से रिलेटेड हर जांच करवा के मैं थक गई थी, तो मैं लास्ट में मेडिकल कॉलेज जा कर के दिखाने के लिए अपना ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ मैं गई थी। इस जांच से रिलेटेड मुझे कोई जानकारी नहीं थी। तो जब मैं वहाँ पे गई, क्योंकि वो अस्पताल काफ़ी बड़ा है, वहाँ पे हर तरीके के टेस्ट वगैरह नॉर्मली हो जाते हैं, तो मैं वहाँ पे गई तो डॉक्टर ने मुझे ये वाली जांच भी एक लिखी। सब जांचों में से एक जांच उनकी ये भी थी। तो मुझे इस जांच के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि ऐसे जैसे ब्लड टेस्ट होते हैं वैसे ये भी एक नॉर्मल एक जांच होगी। मैं इसके लिए तैयार थी पूरी तरीके से, क्योंकि मुझे मतलब जो भी डॉक्टर जांच लिखते थे वो मैं करवाने के लिए तुरंत तैयार हो जाती थी। तो ये जांच जो है हमारे पीरियड के 21वें दिन पे होती है, और 21 दिन के बीच में हमको अपने हस्बैंड के साथ फिज़िकल रिलेशन नहीं बनाना होता है। ऐसा क्यों करना होता है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे कहीं बाई चांस अगर हमने गर्भधारण कर लिया हो तो बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए, इसीलिए ऐसा डॉक्टर बोलते हैं। क्योंकि इस जांच को करते समय हमारे योनि मार्ग से काफ़ी औजार अंदर डाले जाते हैं, जिस वजह से बच्चे को नुकसान हो सकता है। इसीलिए डॉक्टर फिज़िकल रिलेशन बनाने के लिए मना करते हैं, और बनाना भी हो तो प्रोटेक्शन के साथ बनाना हो। तो ये जांच होती कैसे है? जांच जो है, हमें नॉर्मली खाना पीना खा करके, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें खाना नहीं खाना है, पानी नहीं पीना है, अच्छे से हमें खाना पीना, मतलब ये जांच जो है आपकी खाली पेट नहीं होगी। इसको कुछ ना कुछ नाश्ता खा करके हल्का फुल्का आपको जाना है डॉक्टर के पास। और ये जांच जो है आपको किसी भी प्रकार की दवाई दिए बगैर होती है फर्स्ट टाइम। अगर आपका सेकंड टाइम डॉक्टर करवाएगा ये जांच तो आपको ज़रूर कोई दवाई देगा खाने के लिए, क्योंकि मेरा सेकंड टाइम हुआ था इसीलिए उन्होंने दवाई दी थी मुझे, और मेरा जब फर्स्ट टाइम हो रहा था तो उन्होंने मुझे कोई भी दवाई नहीं दी थी। तो जब मैं 21वें दिन डॉक्टर के पास गई, नॉर्मली जिस तरीके से उनके क्या होता है, नंबर आया मेरा, मैं अंदर गई, उन्होंने मुझे लेटाया, कपड़े दिए पहनने के लिए, मैंने पहने। उसके बाद उन्होंने अपना टेस्ट का प्रोसेस शुरू कर दिया। तो उन्होंने मेरे योनि मार्ग के ज़रिए गर्भाशय में काफ़ी औजार डाले। उन औजारों के नाम मुझे पता नहीं है, सिर्फ एक औजार का मैं नाम आप सबके साथ शेयर कर सकती हूँ, जिसका नाम पाइपिल्ला, एक ऐसे मतलब पतली सी लाइन, बहुत पतली सी रस्सी टाइप का होता है। पाइपिल्ला पिस्टल नाम से गोल गोल होता है। उसी को अंदर डाल करके आपके नाभि तक की, मतलब उसका दर्द जाता है, उसी से वो आपके अंदर से गर्भाशय के मांस का नमूना लेते हैं। तो जब ये जांच मेरी फर्स्ट डे हो रही थी तो उस टाइम मतलब मेरा हो नहीं पाया, क्योंकि उस टाइम हमारा डॉक्टर ने बोला कि आपके बच्चेदानी का मुंह
का साइज़ जो है वो काफ़ी छोटा है और उनका जो औजार है वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है, उसमें काफ़ी दिक्कत हो रही थी उनको, मतलब किसी कारण की वजह से उस दिन वो नहीं हुआ, लेकिन पेन उतना ही उस दिन भी हुआ था जितना नेक्स्ट डे हुआ मुझे। तो उस दिन उन्होंने मुझे 2 दवाइयाँ दी, 2 गोली दी दवाई की, मतलब उस दवाई का नाम मुझे याद नहीं है। तो वो दवाई मैंने मतलब वो उस दवाई को जो है या तो शायद खा लेनी थी और या तो अपने योनि मार्ग में रखनी थी। तो योनि मार्ग में आपको रात को रखनी थी सोने से पहले, और सुबह में आपको रखनी थी एक बारी 4 से 5 बजे के करीब, क्योंकि 9 से 10 के बीच में हमको डॉक्टर के पास जाना था। तो एक गोली जब मैंने रात को अपने योनि मार्ग में रखी तो उसी के 5 मिनट के बाद से वो दवाई मुझे रिएक्शन कर गई। मुझे बहुत ज़्यादा खुजली होने लगी, मेरी हथेलियों में, पैरों में काफ़ी मुझे मतलब ठंड जैसी लगने लगी, काफ़ी मेरी तबीयत बिगड़ गई उस टाइम। तो मतलब वो दवाई मुझे सूट नहीं करी। तो फिर मैंने क्या किया कि सुबह में फिर वो दवाई मैंने ली नहीं, क्योंकि मैं फिर डॉक्टर के यहाँ जाने की कंडीशन में ही नहीं रहती अगर वो दवाई मैंने दूसरी वाली गोली भी ले ली होती। तो फिर मैंने डॉक्टर के यहाँ गई तो उन्होंने बोला कि आपने दवाइयाँ रख ली थी, तो मैंने बोला कि हाँ मैंने रख ली थी। तो डॉक्टर ने बोला कि आपने दवाइयाँ रख ली, तो मैंने बोला कि हाँ मैंने रख ली थी, बल्कि मैंने सिर्फ एक ही गोली रखी थी। तो मैं नेक्स्ट डे भी पहुंची, तो मेरा नंबर आया, मैंने मतलब उसी तरीके से अंदर गया, तो उन्होंने फिर से वही प्रोसेस शुरू कर दिया। मतलब आपके ये योनि को इस तरीके से खींचते हैं कि आपका वहाँ पे वो अपने चार से अपने मांस को, आपके जो मांस है उसको स्टेबल कर सके और वो अंदर अच्छे से जांच कर सके, क्योंकि इस जांच को करने में आपको बेहोश वगैरह कुछ नहीं करते हैं, आपके होश में होती है ये जांच। आपको पता रहता है कि ये जांच मतलब हो रही है, आपको दर्द का भी एहसास होगा बहुत ज़्यादा। तो जब वो बाहर आपकी जांचें हो रही थी तब तक आपको नहीं पता, लेकिन जब आपके बच्चेदानी के पास गर्भाशय के अंदर वो अपना पिस्टल वाला औजार जब वो डालते हैं तब आपके नाभि के पास एक बहुत ही तेज़ खिंचाव होता है, जैसे लगेगा कि पता नहीं क्या निकाला जा रहा है आपके शरीर में से। उस टाइम बहुत ज़्यादा पेन होता है, आप रो पड़ोगे, इतना ज़्यादा दर्द होता है उस टाइम। तो आपके गर्भाशय के पास से जो आपके परतों की, ऊतकों की जो जांच होती है, जैसे आपके मांस को निकालता है, इस तरीके से घुमाते हैं पहले, तो वो मांस जो है उसी में उनके औजार में फंस जाता है और वो निकाल लेते हैं। तो उन मांसों को एक डिब्बी में इकट्ठा कर लेते हैं, प्लास्टिक की डिब्बी में। उसके साथ आपके कुछ ब्लड भी जाता है और कुछ मांस के पीसेस भी रहते हैं। वही वो अपने तुरंत के तुरंत वो आप के साथ जो भी आपका साथ में फैमिली मेम्बर रहेगा उसी के हाथों हाथ वो अपने लैब में भेज देते हैं। तो लैब में जब वो जाता है तब वहाँ पे आपके जांच वगैरह होती है। तो जब आपका ये टेस्ट हो जाएगा उसके बाद आपको एक बेड दिया जाता है, वहाँ पे कम से कम आधा घंटा आपको लेटा रहना रहता है, आराम से पानी वगैरह पी लेना रहता है, कुछ खाना नहीं रहता है आपको, बस आपको पानी उस टाइम पी लेना रहता है, क्योंकि उस टाइम आप इस कंडीशन में ही नहीं रहते कि आप क्या करो, इतना दर्द उस समय हो रहा था। लेकिन हाँ, 15 से 20 मिनट के बाद, आधे घंटे के अंदर आपका सब ठीक हो जाता है। मतलब एक दिन, आधा दिन लग जाता है आपको, फिर आप नॉर्मली मतलब अपने घर आ सकते हो। तो ये उस समय हो जाता है। उसके बाद जो है डॉक्टर कुछ पेन की दवाइयाँ देते हैं आपको, जो कि मतलब आप जैसे पेन के लिए आपको थोड़ी बहुत दवाइयाँ देते हैं बस, और कोई दवाइयाँ आपको नहीं देते। नॉर्मल कैल्शियम, विटामिन्स, इन्हीं सब चीज़ों की दवाइयाँ वो देते हैं कि आपको मतलब थोड़ा आपका जो ब्लड वगैरह बहा है वो सब स्टेबल हो जाए। तो इसी तरीके से ये जांच होती है। और जब ये लैब के लिए जाते हैं आपकी मांस तो वहाँ से आपको मतलब आपका रिपोर्ट आता है। तो ये जांच हो गई, तो उसके बाद रिपोर्ट आई। तो रिपोर्ट आने के बाद मैं तो सोच रही थी कि रिपोर्ट में कुछ होगा, क्योंकि बच्चेदानी का मुंह छोटा है सब लोग बोल रहे थे वहाँ पे, क्योंकि बच्चेदानी का मुंह छोटा है वहाँ पे सिस्टर भी सब बोल रही थी।
तो मुझे लगा कि लगता है कुछ ना कुछ तो रिपोर्ट में आएगा और आगे कुछ सक्सेस मिलेगी। तो ये रिपोर्ट जो है आई मेरी, तो एकदम रिपोर्ट नॉर्मल आई। डॉक्टर्स ने कहा बेटा आपकी ये भी रिपोर्ट नॉर्मल है, कोई भी परेशानी नहीं है आपके बच्चेदानी में, आपका बच्चेदानी ठीक है। तो फिर मैं टेंस हो गई कि पता नहीं अब क्या होगा। मतलब अभी तक तो मेरी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ रही थी, कुछ भी नहीं निकल रहा था। आखिर ऐसा क्या है जो, क्या परेशानी है, क्या परेशानी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद फिर डॉक्टर ने और भी जांचें लिखी जो आगे मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। लेकिन इस जांच को कराने के बाद मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। 2019 की अगस्त में मैंने ये जांच करवाई थी और अक्टूबर में मैंने कंसीव कर लिया था। यानी कि मुझे इस जांच से फ़ायदा ये हुआ कि मेरे जो बच्चेदानी का साइज़ था वो थोड़ा सा खुल गया। मतलब मेरे बच्चेदानी का मुंह जो है सिकुड़ गया था उस दवाई को खाने से या औजार वगैरह अंदर से जाने से। उसका मुंह थोड़ा मुझे लगता है बड़ा हो गया, या मांस वगैरह, या कहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा मांस जमा हो गए थे जो कि निकल गया। उस जांच से मुझे फ़ायदा हुआ। तो मैंने अक्टूबर में कंसीव कर लिया था नेचुरली। तो आई होप आप सबको थोड़ी मदद मिलेगी। अगर आप भी इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं तो प्लीज़ एक बार ये वाला जांच भी करवा करके देखें, ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आगे फिर किसी नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय।